हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में। जियोग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, जियोग्राफी और ह्यूमंस के रिलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जियोग्राफी कैसा सब्जेक्ट है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर काफ़ी हद तक आपको लर्न भी हो जाएगा। तो जियोग्राफी कैसा सब्जेक्ट है? इंटीग्रेटेड एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटेड का मतलब इसकी स्टडी क्या है? इसकी स्टडी एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके की जाती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको पता है जियोग्राफी। अब हम जियोग्राफी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ईच एंड एवरी इवेंट ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर इवेंट हो रही है, ईच एंड एवरी इवेंट, उसकी स्टडी कहाँ की जाती है? जियोग्राफी में की जाती है। समय समय पे जितने भी चेंजेस आए हैं, जियोग्राफी कितने जो अर्थ है, अर्थ अपनी अर्थ है, टू मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहला कंपोनेंट नेचुरल है और फिजिकल है, और दूसरा कंपोनेंट ह्यूमन एंड कल्चरल है। ठीक है। फिजिकल और नेचुरल क्या है? फिजिकल और नेचुरल में जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, जो कि हमने 11th में पढ़ा था, वो फिजिकल या नेचुरल हो गया, और इससे किस तरह से ह्यूमन लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 1, जियोग्राफी के चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वी कैन से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब नेचर को ह्यूमन से अलग करना और ह्यूमन को नेचर से अलग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहा गया। इसकी दो अप्रोचेज है, नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक का क्या मतलब है? लॉ मेकिंग प्रिंसिपल। आइडियोग्राफिक का मतलब है जियोग्राफी की स्टडी इमेजेस के थ्रू की जाती है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और दे रखा है जिससे पता चलता है कि ह्यूमन का कंपैरिजन किस तरह से जियोग्राफी से किया गया है। जैसे फेस, फेस किसका है? अपना फेस आउल है, गोल है, अपना फेस आउल होता है, गोल होता है। उसी तरह से अर्थ भी क्या है? गोल शेप की है, आउल शेप की है। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? माउथ ऑफ द रिवर, नेक ऑफ इस्तुमस। फिर क्या बताया गया है? स्नूट ऑफ द ग्लेशियर, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। और इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है, आपके आरबीएससी के पेपर में आया हुआ है। ठीक है। आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन किसको कहा गया? जो सड़कें हैं, जो रोडवेज है, रेलवेज है, जैसे इनसे अपनी इकॉनमी ग्रो करती है, उसी तरह आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन से अपना बॉडी चलता है। तो ये सारी चीज़ें किस में बताई गई है? ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर में। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। 3 डेफिनेशंस दी हुई है। पहली किसकी है? रेड्जल की डेफिनेशन है। रेड्जल क्या कहते हैं? ह्यूमन जियोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाएगा? ह्यूमन जियोग्राफी। इसके बाद किसने डेफिनेशन दी है? एलएनसी सैंपल ने, देन पॉल विडाल, डीला ब्लेच ने। ह्यूमन जियोग्राफी, एलएनसी सैंपल क्या कहते हैं? ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मतलब ये जो रिलेशन है, ये मतलब आज से नहीं, हमेशा से क्या होता आ रहा है? चेंज होता आ रहा है। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन दी है पॉल विडाल, डीला ब्लेच ने। कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज, conception resulting from more synthetic knowledge of the physical laws governing over the earth and of the relation between the living being which inhabit it। मतलब अर्थ पर जो लिविंग बीइंग रह रही है उनका रिलेशन किस तरह से अर्थ के साथ बना हुआ है, इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये 3 डेफिनेशंस दी हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड्जल की, आपको ये याद करनी ही करनी है। फिर नेक्स्ट कंसेप्शन क्या बताया हुआ है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का बताया हुआ है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब है जब ह्यूमंस वर, ये वो कंडीशन थी जब ह्यूमंस क्या थे? पैसिव थे इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है। ह्यूमन क्या थे? ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। ह्यूमन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से। इवन नाउ आज की सोसाइटी में भी हम क्या देखते हैं? कई जगह पे ह्यूमंस अभी भी डिपेंडेंट है किस पर? नेचर पर। ठीक है। इस तरह की सोसाइटी में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वही ह्यूमंस के लिए क्या बन जाता है? मदर नेचर बन जाता है। मतलब ह्यूमंस पहले यूज करने से पहले अपने नेचर का क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है।
तो आज भी कई जगह ऐसी जनजातियां रहती है जो नेचर से अपने सस्टेन मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए सारी चीजें लेती है। तो आज भी ह्यूमन कई जगह पे पैसिव है, बट समय चेंज हो रहा है। तो नेचर का ह्यूमंस ने क्या कर लिया है, नेचर का ह्यूमनाइजेशन कर लिया है। और ये पहला कंसेप्ट क्या है, नेचुरलाइजेशन। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या है, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की ही अप्रोच है, जिसमें अपनाया गया है कौन सा कंसेप्ट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, नेचुरलाइजेशन ह्यूमन की जो कंडीशन है उसी को क्या कहा जाएगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब पेपर में कई बार या तो नेचुरलाइजेशन ह्यूमंस लिख के आता है या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म लिख के आता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है एनवायरमेंट, एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा था ह्यूमंस के एक्शंस को एंड एक्टिविटीज को, ठीक है। इस तरह का जो इंटरेक्शन था बिटवीन मैन एंड नेचर के बीच में, इसी को क्या कहा जाएगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या थे, यहाँ पर ह्यूमंस नेचुरलाइज्ड थे, डायलेक्ट्स ऑफ नेचर को सुनते थे, मतलब उनको जो प्रकृति की भाषा थी, नेचर की भाषा थी, वो समझ में आती थी। वो नेचर को मदर नेचर मानते थे और नेचर के खिलाफ कोई भी फोर्सेस का यूज करने से डरते थे। इसी कंडीशन को क्या कहा गया है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अब अपनी दूसरा कंसेप्ट क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब धीरे 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 जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसी तरह से ह्यूमंस ने क्या कर लिया था, ह्यूमंस ने नेचर को समझना शुरू कर दिया था। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ह्यूमंस ने डायलेक्ट्स को समझने लग गए थे, और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में क्या है, सेम चीज है, ह्यूमंस वर पैसिव इन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या है, पीपल ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया था एनवायरनमेंट की फोर्सेस को, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल कल्चरल सोशल एरिया में डेवलपमेंट कर लिया, उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर लिया कि अब वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहे थे। तो इस अप्रोच को क्या कहा गया, इस अप्रोच को कहा गया पॉसिबलिज्म, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, नेचर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया था। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन अवेल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, इट इज कॉल्ड पॉसिबलिज्म। इसे क्या कहा गया, पॉसिबलिज्म कहा गया। फीचर्स क्या है पॉसिबलिज्म के, ह्यूमन वर फ्री टू चूज एंड डिसाइड, ह्यूमन फ्री थे चूज करने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि उनको नेचर से कौन सी चीज कैसे बनानी है, ठीक है। नेचर डिड नॉट कंट्रोल ह्यूमन, नेचर ने ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमंस, नेचर ने ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की और नेचर को ह्यूमंस ने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब कौन एक्टिव हो गया था, कौन एक्टिव हो गया था, अब ह्यूमंस एक्टिव हो गए थे, पैसिव कौन हो गया था, नेचर पैसिव हो गया था, ठीक है। तो ये पूरी विचारधारा थी, कौन सी आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी थी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो पेपर में ये आता ही आता है क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म की विचारधारा किसने दी, न्यू डिटर्मिनिज्म दिया ग्रिफिथ टेलर ने, किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म दिया, ये एक जियोग्राफर थे। इन्होंने मिडल पाथ सजेस्ट किया किसके बीच का, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच का, उसी को क्या कहा गया, न्यू डिटर्मिनिज्म। और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसका नाम दिया गया। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि ना तो ह्यूमन को नेचर को, ना तो ह्यूमन को नेचर को इस तरह से यूज करना चाहिए कि वो उसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दे, और ना ही इस तरह से नेचर के सामने इस तरह से हो जाना चाहिए कि वो बिल्कुल पैसिव ही हो जाए। तो अपने को नेचर को किस तरह से यूज करना है, जिसमें एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, ना तो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हो ना ही ह्यूमन पूरी तरह से पैसिव हो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। एट द सेम टाइम नेचर ऑल्सो सेट सर्टन बाउंड्रीज, नेचर को क्या करनी चाहिए, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। मैन शुड नॉट ब्रेक दैट बाउंड्रीज, और मैन को उन बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और मैन को क्या करना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए नेचर के साथ, ठीक है। दैट इज वाई मैन शुड नॉट प्लान
द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इन कोऑर्डिनेशन विद द नेचर। और मैन को किस तरह से डेवलपमेंट प्लान करना चाहिए, नेचर के कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, इसीलिए इस आइडियोलॉजी को क्या कहा गया है, न्यू डिटर्मिनिज्म कहा गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बताया गया है, देयर इज नाइदर अ नीड टू कनकर द नेचर नॉट टू एक्सेप्ट स्लेवरी ऑफ नेचर। मतलब ऐसी कोई नीड नहीं है कि मैन जो है वो नेचर को बिल्कुल कनकर कर ले, राजा ही बन जाए, और ना ही ऐसे कि वो स्लेव्स बन जाए। ठीक है, एक बीच का रास्ता निकालना है जिसमें नेचर और ह्यूमंस को कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें कुछ सब फील्ड्स के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी ऐड किए हुए हैं। जियोग्राफी की सब फील्ड्स बताई हुई है। सब फील्ड्स geography of resources, agriculture, industries, marketing, tourism and international. These are the subfields of economic geography. ठीक है, स्कोप क्या है ह्यूमन जियोग्राफी का, हम क्यों पढ़ते हैं, वो मैंने डिटेल्ड में यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये नोट से फ़ायदा हो रहा है, इन्फॉर्मेटिव मिल आपको वीडियो लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिलती रहे। Thanks for watching my channel. Have a nice day.